डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं प्री बोर्ड एग्जाम पेपर 2021-22 का फुल सॉल्यूशन। चलिए विज्ञान विषय को कंप्लीट करते हैं इस वीडियो के दौरान और सारे आंसर्स हम आपको करेक्ट बताएंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो उसको एंटासिड बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, यानी छपने में प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। उसको एंटासिड बोलते हैं, एंटासिड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु का नाम आपको बताना है। तो वो सोडियम होती है, मिट्टी के तेल में रखी जाती है, क्योंकि ये नमी अगर इसको मिलेगा या वायु के संपर्क में आएगी तो ये इसमें आग लग जाएगा, ये जल जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो ये उत्सर्जन से संबंधित है। सी ऑप्शन इसमें फिर से करेक्ट हो जाएगा। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। तो मस्तिष्क जो है ये सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, सभी के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, पराग कोश में होता है। तो पराग कोश में पोलिन ग्रेन्स यानी कि परागकण पाए जाते हैं। स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होती है। अगर इस क्वेश्चन में घुमा दिया जाए, स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की दूरी अधिकतम कितनी होती है, तो इन्फिनिटी यानी अनंत होगी। याद रखना ये बात आप। नेक्स्ट जो है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसको कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो बकरी, घास बकरी और मानव जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है, रिक्स्थानों की पूर्ति में मेंडल ने वंशागति यानी अनुवांशिकी के नियम का प्रतिपादन किया। तो यहाँ पे आप अनुवांशिकी लिखें या वंशागति, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट माने जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्षैतिज पंक्तियों को हम जो है आवर्त कहते हैं। ठीक है, आवर्त। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, बेकिंग, क्षैतिज मतलब जो है आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनको हम आवर्त कहते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में, इंग्लिश में इसको पीरियड्स बोलते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में से एक अवयव जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो दूसरा अवयव जो है टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो है CaCO3 होगा। आपके सारे विषय के सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस बना दिए गए हैं। आप यहाँ पे जो रिबन चल रही है इसमें सब कुछ बताया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप 10th क्लास की जो प्ले लिस्ट है उसको देखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। A to Z सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस उसमें अवेलेबल हैं। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना जो है उत्सर्जन कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु जो है वो मरकरी है। इसके बाद में नेक्स्ट जो, मरकरी को हम क्या पारा भी बोलते हैं हिंदी में। अगर पारा लिखोगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चुंबकीय बल रेखाएं जो है बंद वक्र होती हैं। बंद वक्र मतलब क्लोज कर्व होती हैं। ठीक है, अगला जो है, ईस्ट में अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है सही जोड़ियां बनाने वाला। तो यहाँ पर हम सारे आंसर्स को करेंगे करेक्ट। सबसे पहले जो है आपका एक जो आंसर मैंने यहाँ पे दिया है, सबसे पहले विभवांतर मापन का मापन जो है वो वोल्ट मीटर से होता है। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर से आप इसको जोड़ देंगे। ये आपको मैंने आपको दिखा दिया, ये वोल्ट मीटर से होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन विभवांतर का मापन जो है वोल्ट मीटर होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, इसमें क्लोरोफिल जो है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आयोडीन जो है एक अधातु है, चमकीला है लेकिन अधातु है। मादा युग्मक जो है अंडाणु है। इसके बाद में डायप्टर जो है ये लेंस की क्षमता होती है। इसके बाद में आपका है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है ऑर्स्टेड से नापा जाता है। इसके बाद में जीवाश्म ईंधन जो है कोयला और पेट्रोलियम दोनों हैं। और इसके बाद में आपका लास्ट है, दो न्यूरॉन के बीच की संधि को हम सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके सारे आंसर्स हो गए। यहाँ पे सारे मैच किए गए हैं, आपने अच्छी तरह से देख लिया है। इसको आप पहले वाले को जो है मैच करोगे इस वाले वोल्ट से। ठीक है, वोल्ट मीटर से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। एनोडीकरण क्या है? तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कहाँ होता है? तो कशेरुक रज्जु में होता है। ये ऑप्शन आपका बहुत ही सही से लिखना। ठीक है, कशेरुक रज्जु में। विषाणु जनित यौन रोग का नाम आपको लिखना है। तो विषाणु जनित यौन रोग जो है HIV है, आप इसको लिख सकते हैं। मनुष्य में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो आपको सभी को पता है, टेस्टिस में होता है, वृषण बोलते हैं इसको। अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्य की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो कोशिका, हर कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 के जोड़े होते हैं। 23-23 का 2 होता है। लेकिन यहाँ पे बोलेगा एक कोशिका से घबराने की जरूरत नहीं है, सारी कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। किसी स्पेशल एक में, दो में ऐसा नहीं होता है।
अगला जो क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और वर्धित प्रतिबिंब बना सकेगा, तो वो होगा आपका अवतल दर्पण, कॉन्वेक लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस। इसके बाद में निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं मुझे, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है, मैंने जानबूझ के छोड़ा है। अगर आप बता देंगे तो बहुत बेस्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो किसी चुंबक के आसपास के क्षेत्र में चुंबक के आकर्षण या विकर्षण का प्रभाव जितने क्षेत्र में हो उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया आपसे, खंड बी स्टार्ट होता है और यहाँ पर जो है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, अथवा में वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। दोनों देखते हैं। पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छिप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। अथवा में मैग्नीशियम रिबन हम वायु के नम वायु के संपर्क में रहता है, तो उस पर एक सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत जो है मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रैगमार से या एमरी पेपर से साफ किया जाता है ताकि ये जल सके। अगला जो क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पे पूछा है आधार वर्ध्य तथा तन्यता का आपको तन्य का अर्थ बताना है, और सोडियम को केरोसिन में डुबो के क्यों रखा जाता है ये बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहला है, अधार्त वर्ध्य तो है आपका, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, ऐसी धातुओं को अधावर्त्य धातु कहते हैं। और तन्य धातु जो है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसके तार खींचे जा सके या उसको उसको खींच करके तार बनाए जा सके, ऐसी धातुओं को तन्य कहते हैं, ठीक है। अगला अथवा में है, सोडियम बहुत सक्रिय धातु है, जो वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेता है और सोडियम ऑक्साइड बनता है। यह पानी से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन उत्पन्न करता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है। अगला जो है क्वेश्चन आपका, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत की दो सीमाएं और डा डेबेराइन का त्रि नियम लिखना है आपको। यहाँ पे डेबेनॉयर जो है ये थोड़ा सा मिस्टेक लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, पहला आप अष्टक नियम की बात करें यहाँ पर, तो अष्टक नियम में हो जाएगा, अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, और क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक आठवें तत्व का जो गुण धर्म पहले तत्व जैसा नहीं था। और उसके बाद में न्यूलैंड की कल्पना थी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्वान हैं और भविष्य में कोई और अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में अनेक कई तत्व जो है मिले और जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे, और न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया था। तो ये है न्यूलैंड का। अब डायबनेयर का जो है सिद्धांत, उसकी बात में करें तो डोबे राइनर का सिद्धांत जो त्रिक नियम का था, तो डोबेनर ने बोला था कि एक समान गुण वाले को तीन तीन के समूहों में परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। यानी इन्होंने एक समान के गुण वाले तीन तीन समूहों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, जिन्हें डायबनर त्रिक कहा जाता है। और डायबनर के अनुसार बीच के तत्वों को परमाणु भार शेष भार शेष दो तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होगा। यानी कि बीच के दो परमाणु भारों को अगर हम लेते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं, तो परमाणु भारों का औसत जो है वो दो तत्वों के परमाणु भारों का औसत के बराबर होगा। इसे ही डॉबनेर का जो है त्रिक नियम कहते हैं। अगला है, आमाशय में अम्ल की भूमिका समझाइए, अथवा में अमीबा में पोषण की क्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है। तो यह है सबसे पहले आपका, आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। ये अक्रियशील एंजाइमों को अम्लता प्रदान करता है, यानी कि अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जिससे वे क्रियाशील अवस्था में आ जाते हैं। ये भोजन में विद्यमान सूक्ष्म जीवों को मार देता है, यह भोजन को नरम करता है। अथवा में है अमीबा में पोषण की प्रक्रिया, तो अमीबा में पोषण वश्याण विधि द्वारा होता है। अमीबा भोजन को स्थायी पादप या कूटपाद की सहायता से अंदर लेते हैं, जो उंगलियों जैसी संरचनाएं होती हैं। ये छोटी छोटी संरचनाएं आपस में मिल करके खाद्य रेतिका बनाती हैं, और खाद्य रेतिकाएं लाइसोसोम के साथ मिलकर खाद्य पदार्थों का पाचन करती हैं। अगला जो क्वेश्चन है, द्विविखंडन और बहुविखंडन से किस प्रकार भिन्न है, आपको अंतर बताना है। और परागण किसे कहते हैं ये आपको, तो आप द्विविखंडन और बहुखंडन के अंतर यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये जो द्विविखंडन है, ये कोई जो एक कोशिका
से 2 कोशिका विभाजन होता है उसमें होता है, ठीक है? और यहाँ पे जो बहुखंडन है, एक कोशिका कई संतति कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। इस तरह से आप इसके 2 मैंने बता दिए हैं, दोनों आप लिख लेना। इसका जो परागण है, वह प्रक्रिया है जिसमें परागकोश से परागकण वतिकार तक पहुँचते हैं, परागण कहलाती है। अर्थात परागकणों को किसी भी माध्यम से परागकोश से वतिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। या अगर आप ये डेफिनिशन नहीं लिखना चाहते तो ये भी लिख सकते हैं, पौधों में परागकण का नर भाग यानी परागकोश से मादा भाग यानी वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण जो है परागण कहलाता है। तो सारी डेफिनेशंस ओके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है आनुवांशिकता क्या है? अथवा में है मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चलेगा कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से आनुवांशिक होते हैं? तो पहला है आनुवांशिकता क्या होती है? तो माता-पिता या अन्य पूर्वजों के गुण का संतानों में अवतरित होना आनुवांशिकता कहलाती है। या फिर जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण आनुवांशिकता कहलाता है तथा ये लक्षण आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अथवा में मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चलेगा? तो मेंडल के प्रयोग में F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे तथा पुनः F1 पीढ़ी के 2 पौधों का संकरण किया गया, तब F2 पीढ़ी के पौधे या तो लंबे या बौने थे। मतलब दोनों टाइप के थे। लंबे तथा बौने पौधे का अनुपात जो है 3:1 का था। कोई भी पौधा बीच की ऊंचाई का नहीं था, अर्थात लंबे बौने का लक्षण स्वतंत्र रूप से अनुवांशिगत होता है, यही इसमें सिद्ध किया गया था। तो यहाँ पर मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से अनुवांशिक होते हैं? तो यही चीज़ हमें पता चली, ठीक है? अगला जो क्वेश्चन है, किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित करना है। अथवा में हीरे का अपवर्तांक जो है 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो सबसे पहले लेंस की एक डायप्टर क्षमता क्या होती है? जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता को एक डायप्टर होगी, ठीक है? अर्थात किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता लेंस की उस क्षमता के बराबर है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होगी, बस। अथवा में हम कह सकते हैं, इसका जो क्वेश्चन है ये वाला, इसका हम आंसर लिखते हैं। तो हीरे का अपवर्तांक 2.42 है। इस कथन से अभिप्राय ये है कि वायु में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 के समान है। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया विद्युत संचारण के लिए प्राय कॉपर और एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? और विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा आपको लिखनी है। तो सबसे पहले कॉपर एवं एल्युमिनियम के तारों का प्रतिरोध जो है बहुत ही कम होता है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और ये विद्युत को रोकते नहीं है, इसलिए इनका उपयोग करते हैं ताकि विद्युत आसानी से संचारित हो सके, ठीक है? क्योंकि इनकी प्रतिरोध बहुत कम होती है, अतः ये अति तप्त नहीं होते और इनकी खास बात है, ये गर्म भी नहीं होते। नहीं तो विद्युत संचारित तार अगर गर्म होंगे तो वो जल जाएंगे, पिघल जाएंगे। अथवा क्वेश्चन में है विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा। तो विद्युत धारा के ऐसा ही मात्रक जो है एम्पियर होता है और एम्पियर की परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं, किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। तो यही है विद्युत धारा की जो एम्पियर की परिभाषा। 13वां क्वेश्चन है विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? अथवा में विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो पहले हम देखते हैं विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण विद्युत शक्ति द्वारा किया जाता है, ठीक है? अथवा में है टंगस्टन की प्रतिरोधकता जो है उच्च है, यानी कि ये बिजली को बहुत बुरी तरह रोकता है, इसलिए यह विद्युत आवेश के कारण बिना अधिक गर्म हुए प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है? इसकी खासियत भी होती है, गर्म ज़्यादा नहीं होता और इसका उपयोग इसीलिए बल्बों में किया जाता है। तो इसकी प्रतिरोधकता जो है, रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है 14 नंबर, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? अथवा में ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण लिखिए। तो यदि हम पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर देंगे तो उसके अगले स्तर के जीव भी धीरे-धीरे समाप्त होने लगेंगे। इसी प्रकार उन जीवों के एक पहले स्तर के जीवों की संख्या बढ़ जाएगी और आहार श्रृंखला जो है संतुलित नहीं होगा, खराब हो जाएगा। इसको अगर समझाना चाहूँ तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझिए, कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। देखिए, यदि उसी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दे तो पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित हो जाएगा। प्रकृति की सभी खाद्य श्रृंखलाएँ जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब किसी एक कड़ी को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा तो उस आहार श्रृंखला का संबंध जो है किसी दूसरी श्रृंखला से जुड़ जाएगा। यदि आहार श्रृंखला से शेरों को मार दिया जाए, सपोज़ करिए एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं तो अब आपको समझ में आ जाएगा। आहार श्रृंखला से अगर शेरों को मार दिया जाए तो घास चरने वाले हिरणों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अनियंत्रित हो जाएगी और उनकी अधिक संख्या की वजह से जो है घास को ख़त्म कर देंगे वो लोग और घास जब ख़त्म हो जाएगी तो क्षेत्र जो है रेगिस्तान बन जाएगा और सहारा रेगिस्तान इसी प्रकार के परिस्थिति परिवर्तन का उदाहरण है। तो समझ में आ गया, एक चीज़ डिस्टर्ब करेंगे तो सब कुछ डिस्टर्ब होती चली जाएगी।
अथवा में इसमें पूछा गया आपसे ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण लिखने हैं। बहुत सारे कारण हैं, आप कोई भी 2 लिख दीजिए, हमने 3 लिखे हैं। वृक्षों की कटाई है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की गैस में वृद्धि हो रही है। जीवाश्म ईंधन के दहन यानी जो कोई भी चीज़ें जला रहे हैं, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों निकल रही है, जो कि वातावरण में इस तरह का क्षय कर रही है। और उसके बाद में एरोसोल जैसे सीएफसी और एसी वगैरह रेफ्रिजरेटर जो यूज़ करते हैं, इससे भी आपका ओज़ोन लेयर ग्रस्त हो रही है। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। अगला जो 15 क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। अथवा में वृक्क गंधिता किसे कहते हैं? विकृत गंधिता और खाद्य पदार्थों को इससे बचाने हेतु कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? सबसे पहले अवक्षेपण अभिक्रिया समझते हैं। जब 2 विलयनों को मिलाया जाता है, तो उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है, जो जल में अविलय होता है। इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं और जिस अभिक्रिया में ये अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देना था हमें, तो Na2SO4 एक्वस यानी कि सोडियम सल्फेट लेते हैं और बोरियम क्लोराइड BaCl2 लेते हैं। इन दोनों का जब रिएक्शन कराते हैं, तो बेरियम सल्फेट बनेगा BSO4 और सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। इसके साथ में सफ़ेद अवक्षेप हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि Ba+2 तथा SO4-2 की अभिक्रिया से BSO4 बन रहा है, जो कि अवक्षेप का निर्माण करता है, ठीक है, ये वाला। अगला जो अथवा पाठ है, तो हमने यहाँ पूछा गया है कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं और पदार्थों को इससे बचाने हेतु क्या किया जाता है? तो अब देखते हैं। वसा या तेल से बने खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखने से वायु की यानी कि O2 द्वारा उनका जो है अपचयन हो जाता है, जिससे उसका स्वाद और गंध बिगड़ जाता है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। इसे रोकने के लिए खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। जैसे आलू के चिप्स, नमकीन आदि के जो भी पैकेट्स होते हैं, इनको भरते समय उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जो कि उपचयन को रोकती है, ठीक है? तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अथवा में भी लिखा है, आप चाहें तो ये वाला आंसर लिख सकते हैं। सबसे बेस्ट आंसर ऊपर वाला लिखेंगे, ताकि आपको समझ में आ पाए। बाकी उदाहरण के लिए आप दे सकते हैं, तेल या वसा में तले हुए पदार्थ जैसे नमकीन, चिप्स आदि लंबे समय तक अगर खुले रख दिया जाए, तो उनके स्वाद या गंध में अप्रिय हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है। 16वां जो क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अथवा में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत हमें होते हैं, क्योंकि तारे बहुत दूर होते हैं, इसलिए वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के निकट है। तारों से आने वाली प्रकाश की किरणों का पथ थोड़ा-थोड़ा बदलता रहता है, इसलिए तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आँखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हैं। मेन रीज़न जो है वायुमंडलीय अपवर्तन है, ठीक है? पहले ही इसीलिए एक लाइन लिखी गई है। अथवा में है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की जगह काला क्यों दिखाई देता है? तो देखिए, वहाँ पर कोई वातावरण होता ही नहीं है, यानी अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊँचाई पर होते हैं, जहाँ पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता, ना ही वहाँ कोई परिकीर्णन होता है। जब वायुमंडल नहीं होगा, तो परिकीर्णन नहीं होगा, नहीं कि रिफ्लेक्शन और आपका होगा नहीं, और रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? आपका कोई भी रंग वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो जब रंग रंग ही नहीं होगा, तो वो चीज़ क्या होगी? काला होगा। यानी कि रंगों का अभाव ही काला कलर कहलाता है। यानी कि कोई कलर नहीं होना काला कलर होता है और सभी कलर होना सफ़ेद कलर होता है। जो सफ़ेद कलर होता है सभी कलरों का मिश्रण होता है, और काला कलर किसी भी कलर का ना होना होता है, ठीक है? ये चीज़ आपको अगर समझ में आ जाती है, तो सब कुछ सही है। इसलिए उन्हें आकाश जो है नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत। और 17वां क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखने हैं। अथवा में 2 चुंबकीय रेखाएँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों? तो चुंबकीय बल रेखाओं के बहुत सारे गुण हैं, ठीक है? ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बीच में भी, ठीक है? और ये जो जहाँ पे भी घनी होंगी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा न चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, ठीक है? और ये जो रेखाएँ हैं, एक दूसरे के लंबवत प्रतिकर्षित होती हैं, ठीक है? इस तरह से ये सारे के सारे देखें, आपको 2-3 लिखने हैं, 4 लिखने हैं, 5 लिखने हैं, कोई भी लिख सकते हो। और ये एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। यदि 2 चुंबकीय रेखाएँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएँ हैं, और द्विसूची ने दिक्सूची ने 2 दिशाओं की ओर संकेत किया है, जो कि संभव ही नहीं है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएँ जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, ताकि दिशा भ्रमित ना हो पाए। अगला जो 18 नंबर है, सोलर कुकर का नामांकित चित्र और जैव गैस का संयंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो सोलर कुकर का नामांकित चित्र इस तरह से बना देंगे। अगर आपने रियल में नहीं देखा है सोलर कुकर, तो इस तरह का होता है। इसमें देखिए यहाँ पर ग्लास लगा होता है। यहाँ पर ये ग्लास जो है रिफ्लेक्शन सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर जो है गर्म करती है। तो इस तरह से आप ये सोलर कुकर का चित्र बना लेंगे। अगला जो है, आपको जैव गैस संयंत्र का चित्र बनाना है। तो अथवा वाला चित्र इस तरह से आप बनाएँगे गैस संयंत्र का, तो आप ये वाला चित्र बना सकते हैं। ये रहा आपके सामने चित्र।
ठीक है, ये हो जाएगा, तो बना लेंगे आप। अगला जो है धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के उपयोग लिखने हैं हमें, और उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है उदाहरण से समझाना है। तो देखिए धोने के सोडे के बहुत सारे उपयोग हैं, तो हमने 2 लिख दिए हैं। इसका उपयोग काँच, साबुन और कागज़ के उद्योगों में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ-सफाई के लिए भी होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग, इसका उपयोग जो है बेकरी में उपयोग आने वाली बेकिंग पाउडर बनाने में होता है, और इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशमक में भी किया जाता है। अथवा में जो है आपसे पूछा गया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? तो जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है या क्रिया करता है तब लवण और जल बनता है, इसी को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NOH जो है क्षार है, HCl जो आपका अम्ल है, अगर इन दोनों को अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl बनेगा और साथ में जल बनेगा, तो लवण और जल बन गया। इसी तरह से KOH प्लस HNO3 से हम अगर अभिक्रिया कराते हैं तो एक लवण KNO3 लवण बनेगा और H2O जल बनेगा। तो यही अभिक्रियाएं जो हमारी उदासीकरण अभिक्रिया कहलाती है। संयोजी सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी यौगिकों के 2 गुण लिखने हैं। अथवा में अपरूपता किसे कहते हैं? कार्बन के 2 अपरूपों के नाम और उपयोग लिखने हैं। सबसे पहले संयोजी बंध, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक जोड़े की साझेदारी से बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। या फिर 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो आप दोनों में से कोई डेफिनेशन लिख सकते हैं। इनकी विशेषताएं जो हैं, इन अणुओं में भीतर प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतराणु कम होता है और इसका क्वथनांक भी कम होता है। तो 2 विशेषताएं लिख सकते हैं। अथवा में अपरूपता किसे कहते हैं? जिस गुण के कारण तत्व विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं उसे अपरूपता कहते हैं, तथा विभिन्न रूपों वाले तत्वों को अपरूप कहते हैं। कार्बन के अपरूप जो है हीरा और ग्रेफाइट है। हीरे का उपयोग बहुत है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, इसलिए इसका उपयोग जो है दूसरे पदार्थों को काटने में किया जाता है। इसकी अद्वितीय चमक के कारण इसका प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग पृथ्वी की चट्टानों में छिद्र करने के लिए किया जाता है। नुकीले किनारे वाले हीरे शल्य चिकित्सकों की को आंखों से मोतियाबिंद हटाने के लिए भी उत्तम औजार प्रदान करते हैं। ग्रेफ़ाइट की बात करें, ग्रेफ़ाइट जो है विद्युत का सुचालक है, ठीक है? इसलिए इसका उपयोग जो है शुष्क सेल विद्युत आर्क के इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है, और इसे पेंसिल, काला रंग और पेंट आदि बनाए जाते हैं। इसके स्नेहक गुण के कारण इसका उपयोग जो है उच्च ताप पर मशीनों को चिकना रखने में किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही स्लिपरी होता है। इसके उच्च गलनांक के कारण ग्रेफ़ाइट की बनी क्रूसिबल कुछ धातुओं को पिघलाने हेतु उपयोग होती है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। 21 नंबर है, उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना है। तो उत्सर्जन तंत्र का इस तरह का आप चित्र बना दोगे, ये रहा आपके सामने, देखिए पूरा का पूरा चित्र आप इस तरह से बना दोगे। ठीक है, और अगला जो है मानव हृदय का चित्र जो है मैं बता देता हूँ आपको। मानव हृदय का चित्र जो है आप इस तरह से बना देंगे। ठीक है, ये आपका मनुष्य के हृदय का चित्र हो जाएगा। आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं और परावर्तन के नियम लिखने हैं। और अथवा में है आयताकार कांच के टुकड़े के प्रकाश के अपवर्तन का आरेख बताना है, और अवतल दर्पण के उपयोग बताने हैं 2। सबसे पहले प्रकाश के परिवर्तन की परिभाषा देखते हैं। तो प्रकाश का परिवर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सीमा से टकरा करके प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो शुरू हुई है। इसे ही प्रकाश की जो है परिवर्तन कहा जाता है, इसी घटना को। प्रकाश के परिवर्तन के नियम जो हैं ये 2 ही हैं। जिसे एक स्नेल का नियम जो होता है वो प्रकाश का परिवर्तन का नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु जो है पे डाला गया अभिलंब एक ही तल में पाए जाते हैं। या फिर लिख सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु एक ही तल में पाए जाते हैं। अथवा में जो अ पार्ट में है चित्र पूछा था उसने एक कांच की पट्टी में अपवर्तन का, तो इस तरह से आप एक जो ग्लास स्लैब का जो चित्र बना सकते हैं, तो इस तरह से आप बना देंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इस तरह का डायग्राम आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगा, अगर आपको बुक से नहीं बनानी है तो यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसका जो एक और बी पार्ट है जिसमें आपको अवतल दर्पण के उपयोग बताने हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट और गाड़ियों की हेडलाइट में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने वाले जो है दर्पण के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग दांतों के डॉक्टर भी करते हैं, दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। और बड़े बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग जो है सौर भट्टी में भी किया जाता है। तो इस तरह से ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन साइंस का। इसके अलावा सारे सब्जेक्ट सॉल्व कर दिए गए हैं। वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। व्हाट्सएप से या जो भी आप मीडिया यूज़ करते हैं उसके द्वारा करें। आपकी पूरी हेल्प की जाएगी आपके बोर्ड एग्जाम तक। टेंशन फ्री रहिए, और आपके नेक्स्ट क्लास में भी ये चैनल आपके साथ रहेगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। आपके एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।